quantities and measurement. Students, anybody knows about what is studying in the physical quantity? Physical quantities are those quantities which can be measured. Physical quantities हमारी वो quantities होती हैं जिनको हम measure कर सकते हैं. और basically physical quantities जो होती है वो आपकी two types की होती है, fundamental physical quantity and derived physical quantity. Fundamental physical quantity, there are 7 physical quantities. ये आपकी 7 physical quantities होती है. For example, light, time, temperature, luminous intensity, length, mass, etc. And the second one is derived physical quantity. With the help of fundamental physical quantity, we can calculate derived physical quantity like light group density, etc. And the formula of density is ratio of mass per unit volume. जितना एक यूनिट वॉल्यूम में मास होगा वही आपकी हो जाएगी बच्चों डेंसिटी. इट्स ऐसा यूनिट कैन बी कैलकुलेटेड लाइक एज मास की ऐसा यूनिट आपकी केजी होगी, वॉल्यूम की मीटर क्यूब होगी, तो ऐसा यूनिट क्या बनेगी केजी पर मीटर क्यूब. एंड इन सीजीएस सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें मास जो होता है वो ग्राम में होता है, इसका मतलब ग्राम बनेगा, और वॉल्यूम जो होगा आपका सेंटीमीटर में होगा, इसलिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अब नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ इररेगुलर ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर. अब हमें इररेगुलर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से. नाउ आई एम स्टार्टिंग द फर्स्ट पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी बाय यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर. अब हम मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे किसी भी इररेगुलर ऑब्जेक्ट की. फॉर एग्जांपल स्टोन, कोई भी इररेगुलर ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसकी डेंसिटी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. आप देख रहे हैं 2 मेजरिंग सिलेंडर यहाँ पे ले रखे हैं एंड वी कैन पुट सम वाटर. इसमें हम कुछ वाटर डालेंगे. वाटर डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसका लेवल नोट कर लेंगे. इनिशियली हमने वाटर इसमें डाला मेजरिंग सिलेंडर में, दैट इज अप टू 30 ml तक हमने वाटर डाला, और उसी के बाद हमने क्या किया, उसी बीकर में हमने कोई इररेगुलर ऑब्जेक्ट डाल दिया. इररेगुलर ऑब्जेक्ट डाल दिया जिसका मास हमें दे रखा है 5 ग्राम. तो अब इसके बाद जितना पानी लेवल बढ़ा है, इनिशियली मतलब हमने 30 लिया था, अब स्टोन डालने के बाद उसका मास जो है 50 ml हो गया, सॉरी वॉल्यूम 50 ml हो गया. तो हम यहाँ से डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. मास ऑफ इररेगुलर ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 5 ग्राम, एंड वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय सब्ट्रैक्टिंग the readings of the water level in the measuring cylinder, that is 50 ml minus 30 ml, that is 20 ml. Now we can calculate density. Density is equal to mass upon volume. We can put mass 5 gram and volume 20 ml. Now we can calculate and we can get the answer 0.25 gram per milliliter. और 1 milliliter is equal to 1 centimeter cube के बराबर होता है, तो हम कह लेंगे कि is equal to 0.25 gram per centimeter cube. Now there is another method to calculate the density of a irregular object by using Eureka can. Eureka can की हेल्प से हम एक और दूसरा तरीका है, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेंसिटी. You can see I have drawn in this that this is the shape of the Eureka can. इस तरह से होती है, इसमें स्पाउट होता है. अब हम इसमें इनिशियली हम वाटर इसमें फिल करेंगे, वाटर फिल करेंगे up to where the water some water fill करेंगे इनिशियल up to where the water should not enter the beaker. हम यहाँ तक पानी भरेंगे जहाँ तक ये वाटर जो है बीकर में ना जाए. इनिशियली हमने इसमें पानी भर दिया, स्पाउट की हेल्प से वाटर जो है, एक्स्ट्रा वाटर जो है वो आपका इसमें आ जाएगा बीकर में. अब हम इसमें इररेगुलर ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे. इररेगुलर ऑब्जेक्ट डालने के बाद जो एक्स्ट्रा वाटर जो होगा, मतलब जितना वाटर इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया वो सारा का सारा पानी जो है वो आपका बीकर में आ जाएगा. फिर हम बीकर से क्या करेंगे, इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे, तो आपका यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा. इसका मतलब क्या होगा कि जितना वाटर इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया वो सारा का सारा पानी आपका यहाँ पर आ जाएगा. और सेम प्रोसीजर से हम लोग इसका क्या करेंगे, डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे. Mass 30 ml is given. Mass 30 ml we can calculate from this reading, and volume we can calculate from this reading, and mass is already given, that is 5 gram, and we can calculate the density.
नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कंपैरिजन ऑफ डेंसिटी इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब जो हमारे 3 स्टेट्स होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसमें उनकी डेंसिटीज में क्या कंपैरिजन है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ गैस। एज वी नो दैट द डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हियर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सॉलिड, जब आपका ऑब्जेक्ट सॉलिड होगा तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा और मास लेकिन बढ़ जाएगा। मास बढ़ेगा इसका मतलब क्या है, डेंसिटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। देयर फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर इन दिस। डेंसिटी ऑफ सोडियम और डेंसिटी ऑफ पोटेशियम बोथ आर सॉलिड बट इट्स डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ मरकरी। मरकरी इज अ फ्लूइड दैट इज लिक्विड। तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो, इन दोनों की जो डेंसिटी होगी वो मरकरी से कम होगी। इसका मतलब क्या होगा कि जो कुछ एक्सेप्शन केस ऐसे होते हैं कि जिसमें आपका जो है कई बार डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। एंड सेम एक्सेप्शन नंबर 2 इज देयर, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। आइस की जो डेंसिटी होती है वाटर से कम होती है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स क्या होती है बच्चों, ये आपकी अपवर्ड फोर्स होती है और ये भी एक तरीके की फोर्स ही होती है। इसमें क्या होता है, लिक्विड जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। जब कोई भी बॉडी जो होती है जब वाटर के अंदर जाएगी, व्हेन एनी बॉडी इज पार्शली और होली इमर्स्ड इन अ लिक्विड देन द लिक्विड एक्सर्ट अ प्रेशर। जब कोई भी बॉडी आपकी पानी के अंदर जाएगी तो लिक्विड जो है उस बॉडी पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा जिसकी वजह से वो फ्लोट होकर के आपका सरफेस पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल कॉर्क, वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ कॉर्क। Firstly we will immerse the cork in water। सबसे पहले हम इस कॉर्क को वाटर में डालेंगे और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि कॉर्क जो होती है वो उसके सरफेस पे आ जाती है, फ्लोट करने लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें नीचे से अब लिक्विड जो है वो प्रेशर लगा रहा है, दैट इज़ फोर्स लगा रहा है, जिसको हम लोग अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। और उसी की फोर्स की वजह से क्या होगा, ये कॉर्क जो है आपकी लिक्विड के सरफेस पे फ्लोट करने लगेगी। तो इसका होता है ना, तब होता है इसका काम। Students, now take the example of upthrust force. It is easier to lift a heavy box in water in comparison to air. Air के comparison में कोई भी अगर heavy object water के अंदर lift करते हैं तो उसमें क्या होता है, upthrust force जो होती है वो कैसी होती है, upthrust force? upthrust force जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा लगती है। Loss of weight of an object is called apparent weight। अब देखिए बच्चों क्या होता है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर से उठाते हैं तो उसका वेट हमें थोड़ा बहुत कम नजर आता है कंपैरिजन टू एयर। एयर में आप वही बॉक्स उठाएंगे, सपोज करिए अगर आपने 10 किलो का कोई बॉक्स उठाया एयर के अंदर तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, डिफिकल्टी होगी। लेकिन वाटर के अंदर अगर हम उसी वेट को उठा रहे हैं तो वो थोड़ा ईजिली लिफ्ट हो जाएगा। तो जो वेट का जो लॉस हो रहा है ऑब्जेक्ट का, जो वाटर के अंदर जो वेट का लॉस हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एपरेंट वेट। Now we can calculate apparent weight like this। apparent weight is equal to actual weight, जितना एक्चुअल वेट होगा बॉडी का या फिर ऑब्जेक्ट का उसमें से हम अपथ्रस्ट फोर्स को माइनस कर देंगे। तो क्या होता है, कोई भी बॉडी वाटर के अंदर इमर्स होती है तो उसमें कौन सी फोर्स एक्सर्ट होती है, अपथ्रस्ट फोर्स एक्सर्ट होती है। तो इसी फोर्स की वजह से क्या होता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर इजीली लिफ्ट कर सकते हैं। तो जब भी कोई भी बॉडी जो होती है वाटर के अंदर होगी तो उसमें दो तरह की फोर्सेस लगेंगी, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो तरह की फोर्स लगेगी। पहली फोर्स लगेगी अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स, अर्थ की जो ग्रेविटेशन फोर्स होगी वो लगेगी और उस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन कैसी होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन। फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी हमारे। और सेकंड जो है वो लगेगी अपथ्रस्ट फोर्स, और अपथ्रस्ट जो फोर्स होगी वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगी। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग अपथ्रस्ट, आपके दो फैक्टर्स हैं जिसपे आपकी जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो अफेक्ट करती है। फर्स्ट है वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन वाटर, मतलब कोई भी बॉडी जो वाटर के अंदर है उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। और सेकंड पॉइंट है आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन विच बॉडी इज सबमर्ज्ड, और जो बॉडी आप किसी लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं उसकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब फर्स्ट पॉइंट देखिए वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम की डिफाइन क्या होती है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जितना भी स्पेस घेर रहा है, जितना भी स्पेस ले रहा है उसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम। तो कहने का मतलब है कि जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतनी ही आपकी अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो ज़्यादा लगेगी, और जितना डेंसिटी ज़्यादा होगा लिक्विड का उतनी ही ज़्यादा आपकी अपथ्रस्ट फोर्स होगी। वी कैन टेक एन एग्जाम्पल लाइक दिस। आपने क्या किया कि एक बंच ऑफ फेदर्स ले लिया और आपने एक मेटल की कोई बॉल ले ली या फिर कोई भी सॉलिड आपने सब्सटेंस
ले लिया, आप उसको किसी हाइट से आप ड्रॉप कर रहे हैं, आप देखेंगे कि जो मेटल की बॉल होगी वो आपकी जल्दी ग्राउंड तक पहुंच जाएगी, और जो कि आपकी जो फेदर्स होंगे, फेदर्स का जो बंच होगा वो आपका धीरे धीरे करके जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेटल की बॉल का जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू द बंच ऑफ फेदर्स। अब फेदर्स का जो वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा, इसी वजह से अपवर्ड फोर्स लगेगी उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से वो स्लोली ग्राउंड तक पहुँचेगा। इसका मतलब जो मेटल बॉल होगी वो आपकी ईजिली पहुँच जाएगी ग्राउंड पे, जबकि आपकी जो फेदर्स होंगे, बंच ऑफ फेदर्स होंगे, वो धीरे धीरे स्लोली ग्राउंड पर रीच करेंगे। सेकंड है आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन विच बॉडी इज सबमर्ज्ड। जो भी आपकी बॉडी है वो किस तरह के लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड है। अगर उसकी डेंसिटी लिक्विड की ज़्यादा होगी तो आपका क्या होगा? अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होगा। अब डेंसिटी अगर कम होगी तो उसका अपवर्ड फोर्स उतना ही कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि आपने आयरन नेल्स लिए, उसको आप फ्लोट कराएंगे वाटर के ऊपर। आप वाटर के अंदर उस आयरन नेल्स को डालेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आयरन नेल्स क्या आपके फ्लोट करेंगे वाटर के ऊपर? नहीं करेंगे, क्योंकि डेंसिटी क्या होगी उसमें, आयरन नेल्स की डेंसिटी कम होगी। इसकी वजह से जो अपवर्ड फोर्स होगा वो क्या होगा? अपवर्ड फोर्स भी कम होगा, इसकी वजह से वो डूब जाएंगे वाटर के अंदर। जबकि हम मरकरी के केस की बात करेंगे तो डेंसिटी ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द आयरन। जो मरकरी की डेंसिटी होगी वो आयरन से ज़्यादा होगी। इस वजह से क्या होगा कि वो जो उस पर जितनी डेंसिटी आयरन की ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा अपवर्ड फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? आपका जो आपके आयरन नेल्स हैं वो फ्लोट करने लगेंगे। आर्किमेड्स प्रिंसिपल बच्चों क्या कहता है कि जब कोई भी बॉडी जो है फ्लूइड के अंदर पार्शली या होली, पार्शली मीन्स आधी या पूरी की पूरी फ्लूइड के अंदर होगी, लॉस ऑफ वेट एक्सपीरियंस, तो हम क्या देखते हैं कि उसका कुछ वेट जो होता है वो कम हो जाता है। और वो जो लॉस ऑफ वेट होगा वो किसके बराबर होगा? जितना बॉडी ने वाटर को डिस्प्लेस किया है फ्लूइड के अंदर से, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया है बॉडी ने वो उसके बराबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लोटेशन। फ्लोटेशन बच्चों क्या होता है? फ्लोटेशन मीन्स फ्लोट करना, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट करना। इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड देन इट्स सिंक। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होगी तो वो ऑब्जेक्ट जो होगा सिंक मीन्स डूब जाएगा। अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज़्यादा होगी, लिक्विड फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? वाटर के सरफेस पे फ्लोट करेगा। नेक्स्ट इज जब कोई भी बॉडी हमारी वाटर के अंदर इमर्स होगी तो उसमें दो तरह की फोर्सेस एक्ट होती है। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड सेकंड वन इज अपवर्ड फोर्स, दैट इज कॉल्ड एन अपथ्रस्ट और बाइंड फोर्स। इन अकॉर्डिंग टू दिस देयर आर 3 केसेस अराइजेस। 3 केसेस हमारे अराइजेस होते हैं। केस नंबर 1, केस सेकंड, केस थर्ड। केस फर्स्ट में क्या होता है? जब किसी भी बॉडी की ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द अपवर्ड फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द अपवर्ड फोर्स, तो बॉडी क्या होगी बच्चों? सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी। सेकंड केस में क्या है कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हमारी अपवर्ड फोर्स ज़्यादा लग रही है इन कंपैरिजन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो बॉडी क्या होगी बच्चों? फ्लोट करेगी। और केस थर्ड में क्या होगा? अगर दोनों फोर्सेज इक्वली लग रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स और आपकी अपवर्ड फोर्स दोनों इक्वली लग रही हैं, तो कोई भी रिजल्टेंट फोर्स नहीं होगा। इसका मतलब W1 माइनस W2 इज इक्वल टू 0। कोई भी रिजल्टेंट फोर्स नहीं लगेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी जो होगी वो आपकी लिक्विड के सरफेस के अंदर ही आपकी फ्लोट करेगी। एंड वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। हियर दिस इज अप टू वाटर फिल हो रहा है इसमें, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। केस फर्स्ट में बच्चों क्या है? अब देखिए हम डायग्राम की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट ले लिया। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हमारी दो तरह की फोर्स एक्ट करती है। W1 इज द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड W2 भी द। डायग्राम की हेल्प से हम केस फर्स्ट को एक्सप्लेन करेंगे। हमने एक बीकर में वाटर ले लिया, अब उसमें हमने कोई भी ऑब्जेक्ट इमर्स कर दिया। अब जैसे ही हमने इमर्स करा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारी दो फोर्सेज लग रही हैं, एक तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी और एक आपकी अपवर्ड फोर्स लगेगी। इस केस में क्या होगा कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द अपवर्ड फोर्स, तो बॉडी जो होती है वाटर के अंदर सिंक हो जाएगी, मीन्स डूब जाएगी। केस सेकंड में क्या होगा कि अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने इमर्स किया वाटर के अंदर, तो उसके ऊपर भी दो ही तरह की फोर्सेज एक्ट होंगी, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स और आपकी अपवर्ड फोर्स। अगर हमारी अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ऑब्जेक्ट जो है वाटर के सरफेस पर फ्लोट करेगा। इन थर्ड केस इस पे
पे भी ऑब्जेक्ट पे हमारी दो तरह की फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशन फोर्स एंड अपथ्रस्ट फोर्स। अगर हमारी दोनों फोर्सेस इक्वली एक्ट कर रही हैं, ग्रेविटेशन फोर्स एज वेल एज अपथ्रस्ट फोर्स आर एक्टिंग इक्वली ऑन द ऑब्जेक्ट, तो कोई भी रिजल्टेंट फोर्स, नो नेट रिजल्टेंट फोर्स, कोई भी रिजल्टेंट फोर्स एक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब बॉडी जो है हमारे वाटर के सरफेस के नीचे हमारी जो बॉडी है वो फ्लोट करेगी। ऑफ फ्लोटेशन, फर्स्ट इज फ्लोटेशन ऑफ आइसबर्ग। आइसबर्ग मतलब बर्फ का जो बहुत बड़ा पहाड़ होता है वो किस तरह से फ्लोट करता है। आपको पता है बच्चों, डेंसिटी ऑफ आइस जो होती है वो वाटर से कम होती है। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, इस वजह से आइस जो होती है फ्लोट करती है। लेकिन अगर पूरे हम एक बड़े आइसबर्ग की बात करेंगे तो होगा क्या कि पूरा जो आइसबर्ग है वो किसी चीज़ से टकरा जाएगा। जब उसका कोलिजन हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, तो आइस के जो पीसेस होंगे वो आपके वाटर के सरफेस पे फ्लोट करने लगेंगे। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि उसका जो मेजर पोर्शन जो होता है वो वाटर के अंदर होता है। इसी वजह से जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं वो आइसबर्ग क्योंकि दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वाटर के अंदर होता है, उसका मेजर पोर्शन वाटर के अंदर होता है, तो इस वजह से जो बड़े बड़े शिप्स को दिखाई नहीं देता है, इस वजह से वो टकरा जाते हैं। आपने देखा होगा फेमस टाइटैनिक शिप जो था वो इसी वजह से डूब गया था पानी के अंदर, क्योंकि वो बहुत बड़े आइसबर्ग से टकरा गया था, इस वजह से वो टूट गया था। सेकेंड इज फ्लोटेशन ऑफ ऑन सी वाटर। सी वाटर के ऊपर कोई भी चीज़ फ्लोट करती है, उसमें क्या होता है बच्चों, डेंसिटी ऑफ सी वाटर जो होती है वो फ्रेश वाटर से के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे हमारे सॉल्ट्स जो होते हैं वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से सी वाटर की डेंसिटी बढ़ जाती है। अब डेंसिटी ज़्यादा होगी, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि डेंसिटी ज़्यादा होगी, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उतनी ही ज़्यादा अपथ्रस्ट फोर्स वो लगाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर बहुत छोटा थोड़ा सा पार्ट भी अगर वाटर के अंदर है, थोड़ा सा पार्ट भी अगर वाटर के अंदर है तो वो वाटर को डिस्प्लेस करेगा। वो कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा वो डिपेंड करता है कि वेट ऑफ द शिप, टोटल वेट ऑफ द शिप कितना है। मतलब कोई भी स्मॉलर पार्ट अगर पानी के अंदर है तो सी वाटर डिस्प्लेस करेगा, और कितना डिस्प्लेस करेगा, जितना पूरे शिप का वेट होगा। सो बॉडी विल फ्लोट ईजियर ऑन सी वाटर। तो इसी वजह से जो बॉडी जो होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट, शिप वगैरह होते हैं, वो इजिली सी वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज फ्लोटेशन ऑफ आयरन एंड स्टील शिप। आपने देखा होगा कि आयरन और स्टील के शिप जबकि हमें मतलब ये फ्लोट करते हैं, लेकिन इसकी डेंसिटी आयरन और स्टील की डेंसिटी ज़्यादा होती है नहीं होती है। तो किस वजह से, क्या रीज़न है कि वो फ्लोट करते हैं कि शिप्स जो होते हैं अंदर से हॉलो बनाए जाते हैं। हॉलो मीन्स खाली, मतलब अंदर से वो खोखले होते हैं, लेकिन उनका जो हल जो होता है, जब उनका हल पार्शली पानी के अंदर जाएगा, मतलब आधा पोर्शन जो है, हल मीन्स होता है शिप का नीचे वाला पार्ट, जब वो हल जो है वाटर के अंदर जाएगा तो क्या होगा, वो हल जितना पानी डिस्प्लेस करेगा, कितना डिस्प्लेस करेगा, वो टोटल वेट ऑफ द शिप के बराबर, जितना पूरे शिप का वेट होगा वो उतना ही पानी इसमें से डिस्प्लेस करेगा हल। तो इसकी वजह से क्या होगा, कोई भी रिजल्टेंट फोर्स नहीं होगी, इस वजह से क्या होगा, शिप जो है वाटर के ऊपर इजीली फ्लोट करेगा। नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगी, इस वजह से वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। Students, now we can solve the book exercise. First is select the correct option. In order to find the density of a substance, which of the following quantity should be known? डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन कौन सी क्वांटिटीज़ पता होनी चाहिए? सी ऑप्शन, बोथ मास एंड वॉल्यूम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट? इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट की कौन कौन सी ऑप्शन, कौन कौन सी मेथड्स यूज़ करेंगे? बोथ बी एंड सी, मेजरिंग सिलेंडर एज वेल एज यूरिका कैन। Third is, if the buoyant force of a liquid acting on an object placed it in a greater than the gravitational force acting on it, the object floats on the liquid. अगर buoyant force ज़्यादा होगी in comparison to the gravitational force, तो हमारा object जो है वो liquid के ऊपर float करेगा। The upthrust on a body immersed in a liquid depends on, upthrust force किस पर depend करती है? Density of the body पे depend करती है। Now next is, the upthrust on a piece of wood held under water will be, B option, more than the weight of the wood piece. When a ship goes from sea water to river water, it displaces more water to change the upthrust on it. Now fill in the blanks. The upthrust force exerted by a liquid on an object immersed in it is called, अपवर्ड फोर्स होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपथ्रस्ट बोलते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। थर्ड इज, लार्जर द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड इन अ लिक्विड द ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट, मतलब
ग्रेटर अपथ्रस्ट होगी। जितनी ज़्यादा वॉल्यूम होगी, बॉडी का वॉल्यूम होगा, उतनी ज़्यादा अपथ्रस्ट फोर्स होगी। और वेट ऑफ द बॉडी इज़ लेस देन द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, द वेट will float. State if the following statements are true or false. Correct the statement. A bucket filled with water feels heavier when it emerges above the surface of water. That is true. जो बकेट जो पानी से भरी हुई है वो अगर हम उसको एयर में उठाते हैं तो वो हमें हैवियर लगती है. That is true. A stone filled immersed in water is more difficult to lift than when it is in the air. False. जो हमारा यहाँ पे क्या होगा, अ स्टोन इमर्स्ड इन वाटर इज़ मोर डिफ़िकल्ट, मतलब ईजिली हम लोग जो है वाटर के अंदर से स्टोन को लिफ्ट कर लेंगे इन कंपैरिजन टू एयर. सो इट इज़ फॉल्स. थर्ड इज़ अ शिप मेड ऑफ आयरन फ्लोट्स. ट्रू. जो आयरन के बने हुए शिप्स होते हैं वो वाटर को मतलब फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर. ट्रू. आर्किमिड्स प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ऑन लिक्विड्स ओनली. लिक्विड्स के ऊपर एप्लीकेबल है? नहीं. फॉल्स. नाउ मैच द फॉलोइंग. ऑब्जेक्ट फ्लोट्स. ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहे हैं. कब फ्लोट करेंगे? जब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगी कम होगी एज़ कम्पेयर टू द फ्लूइड. ऑब्जेक्ट सिंक कब करेंगे? जब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगी जब ग्रेटर होगी एज़ कम्पेयर टू द फ्लूइड. डेंसिटी ऑफ आइस. आइस क्या होगी? स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ सी वाटर. कम होगी. इसी वजह से आइस जो होती है फ्लोट करती है. एपरेंट वेट. एपरेंट वेट क्या होता है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ लिक्विड. जो लिक्विड के ऊपर जो वेट लग रहा है उसको, लिक्विड का जो वेट है उसको, लिक्विड का जो ऑब्जेक्ट का जो वेट है लिक्विड के अंदर उसको बोलते हैं एपरेंट वेट. नाउ पिक द ऑड वन आउट. आयरन नेल, आयरन शिप, फिश, आइसबर्ग. ये आयरन शिप, फिश और ये आइसबर्ग जो होते हैं फ्लोट करते हैं, जबकि आयरन नेल जो होती है सिंक हो जाती है. ग्रेविटेशनल फोर्स, बायंड फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अपथ्रस्ट विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. All these three forces act on water, but electromagnetic force is a different kind of force. Now answer the following in one word or one statement. Name a liquid metal which is heavier than solid silver. That is mercury. What is the other name of the displacement vessel? Displacement vessel का दूसरा नेम क्या है? यूरिका कैन. Name the two factors that affect the buoyant force. कौन कौन से हैं? वॉल्यूम ऑफ द, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट. टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बायंड फोर्स. नेम द फोर्स exerted in the upward direction by a liquid when it is immersed in it. Upthrust buoyant force. What is the direction of force due to gravity acting on a body? Earth's gravitational force direction vertically downward direction. Name a liquid in which a solid iron ball can float. Mercury. What is the weight of a floating body? इट इज़ ज़ीरो. कोई बॉडी फ्लोट कर रही है इसका मतलब ज़ीरो वेट है. नेम द फिनोमेना ड्यू टू विच द वेट ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज व्हेन इट इज़ इमर्स्ड लिक्विड और गैस. फिनोमेना बायंसी. नेम अ गैस विच इज़ यूज्ड इन बैलून्स एज इट राइजेज अप इन द एयर. हीलियम गैस.